गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। हम 7 चैप्टर कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम करेंगे 8th चैप्टर डाटा इंटरप्रिटेशन। अब हम जो 5th 6th 7th चैप्टर पढ़ के आए हैं उसमें हमने क्या कहा था कि हम टेबल बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं और एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए बनाते हैं? ताकि हम कोई भी कंक्लूजन ले सके। ठीक है, कोई भी अपना डिसीजन ले सके। अब इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर का नेम है कि डाटा को इंटरप्रेट करना, उसका जो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालना। ठीक है, कि हमें ग्राफ दिए होंगे या फिर डायग्राम दिया होगा या फिर टेबल दी होगी, उसमें से हमने क्या निकालना है? अपना कंक्लूजन, मतलब उसका आंसर निकालना है, अपनी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। अब सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन। वी हैव लर्नड इन द अर्लियर चैप्टर, हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द नंबर ऑफ फॉर्म। हम काफ़ी फॉर्मेट में जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि टेबुलर फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म और डायग्रामेटिकल फॉर्म। ठीक है, ये 3 चैप्टर पढ़ के आए हैं हम। बाय यूजिंग दीज फॉर्मेट्स, इन फॉर्मेट्स को यूज़ करके वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं एनी डिज़ायर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू गिवन डाटा। जो हमें डाटा गिवन है उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग कंक्लूजन और इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन एनी फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा इंटरप्रिटेशन। कंक्लूजन को डिराइव करना ही क्या कहलाता है? डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या है, तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन मीन्स, इसका मतलब क्या है? टू ड्रॉ कंक्लूजन, कंक्लूजन को ड्रॉ करना, एंड इन्फरेंसेस फ्रॉम ए कॉम्प्रीहेंसिव डाटा प्रेजेंटेड। कॉम्प्रीहेंसिव वे में हमें डाटा रिप्रेजेंट होता है न्यूमेरिकली इन टेबुलर एंड ग्राफिकली फॉर्म। जो कॉम्प्रीहेंसिव डाटा को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्म में। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा, कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना और इंटरप्रेट करना टू गेट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इज नोन एज द डाटा इंटरप्रिटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, in fact डाटा इंटरप्रिटेशन इज एन एक्सपेंशन ऑफ मैथमेटिकल स्किल एंड एक्यूरेसी। ये क्या है? एक एक्सपेंशन है मैथमेटिकल स्किल और एक्यूरेसी का। A good grasp of basis arithmetic techniques such as परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, इन बेसिस पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आर वेरी एसेंशियल और बेनिफिशियल। क्या है? एसेंशियल है और बेनिफिशियल है टू सॉल्विंग प्रॉब्लम इन डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब अप्रोचेस क्या क्या है इसकी? डाटा इंटरप्रिटेशन इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है बट परफॉर्मिंग वेरियस कैलकुलेशन और ऑपरेशन। इसके अंदर हम काफ़ी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और कुछ ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं अपॉन द गिवन डाटा टू अराइव द मीनिंगफुल कंक्लूजन, मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने के लिए। दीज कंक्लूजन कैन बी एदर क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वान्टिटेटिव वे में भी हो सकता है और क्वालिटेटिव वे में भी हो सकता है। इन सम केसेज इट मे बी सफिशिएंट टू मेयरली ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज द गिवन डाटा। इसमें क्या करते हैं? हम डाटा को रीऑर्गेनाइज करते हैं विदाउट द नेसेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग एनी एक्चुअल कैलकुलेशन ऑन इट, उसमें विदाउट कैलकुलेशन किए। सिंस द इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इज द चीफ रीजन फॉर अटेम्प्टिंग टू ऑर्गेनाइज द डाटा। ये क्या है? एक रीज़न है, इंटरप्रिटेशन क्या एक रीज़न है ऑर्गेनाइज करने के लिए डाटा को। द फॉर्मेट इन विच डाटा इज रिप्रेजेंटेड मस्ट बी सुटेबल फॉर द रेलिवेंट इंटरप्रिटेशन। जिस वे में, जिस टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में या फिर डायग्रामेटिकल फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगी? उस डाटा के लिए सुटेबल होगा। एनालाइज दैट मे बी कंसिक्वेंटली डन ऑन द डाटा। देयर आर वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं एंड अप्रोचेज हैं जो कि हम डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक और रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, द गिवन डाटा व्हेन ऑर्गेनाइज इन दीज फॉर्मेट्स मेक्स द एनालिसिस। जिस डाटा को हमने इन फॉर्मेट्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया है वो क्या करते हैं? फिर एनालाइज करते हैं उन डाटा को और फिर मतलब टेबल को, फिर इंटरप्रेट करते हैं ऑफ डाटा वेरी सिंपल, और वो क्या हो जाता है? सिंपल हो जाता है उनके लिए डाटा को एनालाइज करना। वी शैल नाउ टेक अप सोल्व एग्जाम्पल, हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे जिसके अंदर हमें टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दी होगी, बार ग्राफ दी होंगे, पाई चार्ट दी होगी या फिर पिक्टोग्राफ दिए होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अब।
फर्स्ट क्वेश्चन में स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें ये टेबल दी हुई है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, विच यूनिट मतलब ये यूनिट दी हुई है ABCDEF कॉन्टिन्यूज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर ओवर द मंथ्स, कि हर एक मंथ के बाद कौन कौन सी यूनिट है जो इंक्रीज होती जा रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं, 310 से इंक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है और फिर इंक्रीज हो रही है। तो मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बी है जो 180 से 179 पे आ गया, तो ये क्या है, डिक्रीज ऑर्डर। ये इंक्रीज हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ये है जो इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे भी इंक्रीज हो गई, यहाँ पे भी इंक्रीज हो गई, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। ये दोनों सेम चल रहे हैं, फिर डिक्रीज हो जाता है। फिर यहाँ पे इंक्रीज इंक्रीज सेम डिक्रीज। तो मतलब ये ए यूनिट है ए यूनिट है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ओवर द मंथ्स, ठीक है, हमने यही बताना था। अब देखो हमें टेबल दे दी, हमने डाटा को पहले रिप्रेजेंट कर लिया टेबल की फॉर्म में, फिर हमें अब आंसर निकालने में आसानी हो रही है ना, सिंपल लग रहा है बिल्कुल। जो जो हमें कहा जाएगा वही वही हम निकालते रहेंगे, ठीक है। इन द केस ऑफ यूनिट ई, अब यूनिट ई की बात कर रहे हैं। इन विच पेयर ऑफ मंथ, किस मंथ में द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज इक्वल। ई वाले यूनिट में कौन से 2 मंथ में जो प्रोडक्शन है वो इक्वल हुई है। तो यहाँ पे 140 हुई है और यहाँ पे भी 140 हुई है। तो हम लिख देंगे इन द केस ऑफ यूनिट, इन केस ऑफ यूनिट ई प्रोडक्शन आर इक्वल इन द month of April and May which is 140, ठीक है। कि यूनिट ई के केस में प्रोडक्शन है जो इक्वल हुई थी किस किस मंथ में, अप्रैल और मई के मंथ में, विच इज़ 140, जो कि कितनी थी, 140 थी, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या है, इन विच मंथ, कौन से मंथ में प्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज़ मैक्सिमम, कौन से मंथ में जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है, मैक्सिमम है, कौन से मंथ में। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वो ऐड करना पड़ेगा। मंथ का पूछा है तो मंथ वाइज करेंगे, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लिख लिया। अब इनको क्या करेंगे, ऐड। सारे हमने पहले अप्रैल वाले ले लेने हैं। यहाँ पे 140 प्लस 122, फिर 320, 160, 188, 173, 135, 130, फिर 326, 167, 187, 180, 146, 130, 327, 150, 185, 178, 145, 128। ऐड करेंगे सभी को। पहले यूनिट डिजिट को ऐड कर लेते हैं। 9 और 7 16, 1 कैरी, 3 4 7, 7 और 3 10, 16, 16 और 8 24 एंड 1 25, 2 एंड 1 3 4 5 6 7 और 3 10, ठीक है। 2 और 2 4, 4 7 11, 20 और 28, 4 4 8, 8 and 6 14, 21 28 29, 3 4 5 6 7 and 3 10, 5 3 8, 8 और 8 16, 4 3 7, 7 and 7 14, 14 and 8 22, 22 and 6 28 and 2 30,
4 5 6 7 8 and 3 11, 6 7 13, 13 and 7 20, 20 and 6 26, 2 5 5 or 4 9, 9 and 8 17, 17 and 8 25, 25 and 6 31, 31 and 2 33, 4 5 6 7 8 and 3 11, ठीक है। 8 and 5 13 and 8 21, 26, 26 और 7 33, 3 और 2 5, 5 and 4 9, 9 7 16, 16 and 8 24, 24 and 5 29 and 2 31, 3 4 5 6 7 8 and 3 11। इन्होंने पूछा क्या था, मैक्सिमम प्रोडक्शन किस उसमें है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको यहीं दिख रही है, ठीक है। तो हम लिख देंगे प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज maximum in the month of जुलाई, जो कि कितनी है हमारे पास 1136, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या है, इन द मंथ ऑफ जून, जून का मंथ है, विच यूनिट हैव ए शेयर ऑफ मोर देन 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। इन्होंने ये कहा ना मंथ ऑफ जून चाहिए हमें, उसका क्या निकालना है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर। पहले सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन हमने निकाला हुआ है जून का, जून का टोटल प्रोडक्शन कितना था, दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं है जब हम कर चुके हैं एक काम को, ठीक है। 1106 आ गया। इसका क्या लेना है, 25% लेना है। इसने कहा है कौन सी यूनिट ऐसी है जो कि टोटल प्रोडक्शन का 25% से ज़्यादा ले रही है। तो सबसे पहले इसका 25% निकाल लेंगे। तो 25 4 जा 100 हो जाएगा, 4 3 जा 8, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24 एंड 5 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 276.5। अब देखते हैं जून वाले मंथ में 276.5 से ज़्यादा किस में है, तो 27.6 से ज़्यादा ए यूनिट में है ना। तो हम लिख देंगे ए यूनिट हैज़ मोर देन 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि जून वाला मंथ का पूछा था और उसने कहा था कि 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन का 25% जितना है उससे ज़्यादा कौन सी यूनिट ले रही है वो बताओ। तो हम एक ही यूनिट ले रही थी तो हमने ए यूनिट बता दिया, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ 6 शूज कंपनीज over the years. Answer the question given below it. Number of pair shoes in 1000. ये किसमें दे रखे 1000 में, प्रोड्यूस बाय 6 कंपनीज, 6 कंपनियों द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं 2014 से लेकर 2018 तक, ठीक है। मतलब ये कंपनीज है, ये ईयर्स दे रखे हैं और ये इन 1000 में है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंट बताना है और इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी, इंक्रीज बताना है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेके डिवाइड में जो हमारा दिया होता है। जैसे इसने कहा है प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ई का बताना है, ई वाली कंपनी का फ्रॉम 2016, ये वाला 2017, इन दोनों के अंदर कितना इंक्रीज आया है। जब इंक्रीज लेते हैं तो हमारे जो डिवाइड में होता है वो क्या होता है, बेस ईयर होता है, जो फ्रॉम के बाद आता है, मतलब ठीक है, बेस ईयर होता है। तो जैसे यहाँ पे 2016 की प्रोडक्शन हमारे पास कितनी देर की है 246.6 और 2017 की कितनी देर की है 308.4, ठीक है। इंक्रीज कितना हुआ है 2006 से 2017 तक आने में, इंक्रीज कितना हो गया, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 6 गया 1, 10 में से 4 गए 6, इतना इंक्रीमेंट हुआ है ना। ये इंक्रीमेंट किसके ऊपर हुआ है 2016 के ऊपर, क्योंकि 16 के ऊपर ऐड करने के बाद ही आएगा। तो हमने क्या निकालना है, परसेंट इंक्रीज।
परसेंट इंक्रीज जब निकालते हैं तो वो कैसे निकलता है 61.8। जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको ऊपर ले लो और जो बेस ईयर है उसको डिवाइड में, और मल्टीप्लाई में क्या लेते हैं हम 100। ठीक है, इस पॉइंट से तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका 10 नीचे आ जाएगा, इसका ऊपर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 0 3, 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा। ठीक है, अब किस पे कटेगा ये, आप इसको काट के देखेंगे 61.8246 तो अप्रोक्सीमेट आप हमारा आएगा 25.060। ठीक है, आप ऐसे काट के देख सकते हैं। 411 की टेबल लिख लेना, ठीक है, साइड में, और फिर काट के देख लेना इसको। तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा इसका 25, क्योंकि इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, 6 को 1 बनाएंगे तो भी रहेगा, तो अप्रोक्सीमेट ये 25 ही, तो अप्रोक्सीमेट कितना 25% ये इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, काट आप आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको ईजिली काट सकते हैं। सेकेंड पार्ट है फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन। हमने क्या बताना है, एवरेज। एवरेज होता है सबका टोटल करके डिवाइड में जितने नंबर लिए हैं, ऑफ ऑल द कंपनीज इन द ईयर 2017। 2017 की सारी कंपनी को ऐड करके, मतलब जितनी प्रोडक्शन हुई है सारी कंपनीज का, और डिवाइड में किससे कर देंगे 6 से, क्योंकि 6 कंपनियाँ हैं। तो हम लिखेंगे एवरेज प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 229.2, 296.7, 247.5, 274.5, 308.4, 332.1 डिवाइड में 6। सबसे पहले पॉइंट से पहले वाला ऐड करते हैं, 1 4 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 7 15 और 7 22 एंड 2 4, तो 2 आ गया कैरी, 2 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 एंड 4 16, 16 एंड 7 23, 29, 29 एंड 9 38, 3 3 6, 6 और 7 13, 13 एंड 4 17, 17 एंड 9 26, 26 एंड 2 28, 5 3 8 2 10, 12 14 16, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 6। तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 आता है ना, तो 6 2 ज़ा 12 ले लेंगे हम, 4 6 8 ज़ा 48, यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 रहेगा, फिर 2 कैरी चला जाएगा और यहाँ पे पॉइंट ही रहेगा, कैरी नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 रिमाइंडर रह जाएगा, 6 4 ज़ा 24। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो एवरेज प्रोडक्शन हमारी कितनी है 281.4। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी डी। कंपनी डी की टोटल प्रोडक्शन फॉर ऑल द गिवन ईयर, सारे ईयर्स के लिए, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल। अब इसने सिर्फ व्हाट परसेंट पूछा ना, इंक्रीज नहीं पूछा, तो माइनस वगैरह नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, परसेंट इंक्रीज पूछा था, तो पहले इन जितना इंक्रीमेंट हुआ वो लिया हमने, ठीक है, डिवाइड में हमने बेस ईयर लिया। यहाँ पे क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ डी पूछ रखा है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ डी ऑफ ऑल द गिवन ईयर्स व्हाट परसेंट, मतलब डी के प्रोडक्शन को ऊपर ले लेंगे, ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी एफ फॉर ऑल द गिवन ईयर्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी की निकाल लेते हैं और फिर उसकी निकालेंगे एफ की। ठीक है, डी को ऐड कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। डी की कितनी बनेगी 4 एंड 5 9, 9 और 8 17, 17 एंड 5 22 एंड 2 5 27। ठीक है, 2 और 8 10, 14 19 28 और 5 33, 10 17 20 28 और 32, 3 2 5 7 9 11 12। एफ की भी कर लेते टोटल यहीं से, 2 और 1 3 10 और 14, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 एंड 5 19, 10 13 19 20 और 23, 4 3 7 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14।
हमने डी की टोटल प्रोडक्शन निकाल ली और एफ की टोटल प्रोडक्शन निकाल ली। अब हमने क्या करना है, वट परसेंट निकालना है। पहले डी का पूछा है ना, डी का वट परसेंट भी एफ का है ये, तो डी वाली को ऊपर रख लेंगे और इसको नीचे, और मल्टीप्लाई में 100 क्योंकि परसेंट पूछा है, इसको काट लेंगे हम। ठीक है, काटोगे कैसे आप, कैलकुलेटर की हेल्प से। तो आपका आएगा 85.014, जिसको अप्रोक्सीमेट करके हम कितना लिख देंगे, 85%। ठीक है, आया समझ में। अब फोर्थ पार्ट क्या है इसका, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशो। रेशो का मतलब है डिवाइड में ही लेना, सिंपल, मल्टीप्लाई में 100 नहीं आएगा बस। बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज ए बी सी, कंपनीज ए बी सी का टोटल प्रोडक्शन इन 2016 ये वाला, एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी डी ई एफ, इन तीनों का इन 2017, इन तीनों का और इन तीनों का रेशो लेना है हमने। सबसे पहले ऊपर किसका आएगा, ए बी सी का, क्योंकि ए बी सी स्टार्टिंग में दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे ए बी सी का प्रोडक्शन कितना है, 8 और 1 9 एंड 4 13 14, ठीक था, 1 कैरी चला जाएगा, 6 और 8 14, 5 और 8 13 और 9 22, यहाँ आ जाएगा 5। डी ई एफ का कितना आ जाएगा, 10 15 11 9। हमने क्या निकालना है, परसेंटेज। ए बी सी का परसेंटेज मतलब रेशो, डिवाइड में क्या रहेगा, डी ई एफ, 524.4 बाई में 915। पॉइंट के बाद अगर 0 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इस पॉइंट को काट के हम नीचे 0 ले आ सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 1 पे कट होएगा ये। ठीक है, 4 5 7 5 में से 2 6 2 2 गए, एक और 0 लगाएंगे, यहाँ पे टेबल लिख लो इसकी। तो देखो यहाँ पे इस पे कट रहा है ये 3 और 3 6 और 7, तो ये माइनस करेंगे इतना आएगा। सॉरी गाइस, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, यहाँ पे एक और 0 लेंगे, तो ये किससे छोटा जा रहा है, 4 से। 4 से छोटा जा रहा है तो क्या लेंगे अब, 2, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 4 गया 2 1, 0 लेंगे, फिर किस पे जा रहा है, 4 पे, तो ये 1.74, या फिर अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं इसको 1.75, ताकि ये पॉइंट कट के ऊपर 100 आ जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 हो जो 100 होता है, और 25 7 जो ही होता है, तो इनका रेशो क्या आ जाएगा, 4:7।
ये इसको हमने अप्रोक्सीमेट इसलिए किया क्योंकि ये 100 से मतलब ये 25 के टेबल पे फिर कट जाता, ठीक है। अगर 4 रखेंगे तो 25 के टेबल पे ये नहीं कटेगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। जो आगे का काम है मतलब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है गाइस। अगर आपने मेरे पिछले हमने 1 to 7 सारे चैप्टर किए हैं, हर एक सम किया है, सारी थ्योरी किया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।